नमस्कार दोस्तों, बुक रीडर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दार्शनिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में दो तरह की तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ वह दार्शनिक है जिसने ईश्वर मर चुका है कहकर पूरी पश्चिमी सभ्यता को झकझोर दिया, जिसने सुपरमैन यानी उबरमेंश की कल्पना दी, जिसने नैतिकता की जड़ों पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ वही दार्शनिक है जिसके नाम के साथ एक बहुत ही असहज सवाल जुड़ा रहता है। फ्रेडरिक नीत्शे स्त्रियों के प्रति इतना अनुदार, इतना कठोर, कई बार तो सीधे सीधे तिरस्कारपूर्ण क्यों था? यह सवाल कोई नया नहीं है। नीत्शे के जीवन काल में भी उठा था, उसके बाद के 100 से अधिक वर्षों में भी लगातार उठता रहा है। और आज के दौर में जब हम स्त्री पुरुष समानता, नारीवाद और लैंगिक न्याय की बात करते हैं, तब यह सवाल और भी तीखा हो जाता है। तो आज की इस दार्शनिक यात्रा में हम कोशिश करेंगे कि इस उलझन को थोड़ा खोलें। न तो हम नीत्शे का बचाव करने बैठे हैं, न ही उसे कटघरे में खड़ा करके फैसला सुनाने। हम बस समझने की कोशिश करेंगे, एक इंसान के तौर पर, एक दार्शनिक के तौर पर और अपने समय की उपज के तौर पर नीत्शे स्त्रियों को लेकर ऐसा क्यों सोचता था। चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से हर कहानी शुरू होनी चाहिए, उसके अपने जीवन से। फ्रेडरिक नीत्शे का जन्म 1844 में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे रॉकेन में हुआ। उसके पिता एक लूथरन पादरी थे, जिनकी मृत्यु तब हो गई जब नीत्शे केवल 4-5 साल का था। इसके बाद नीत्शे का पालन पोषण पूरी तरह स्त्रियों के बीच हुआ। उसकी मां फ्रांसिस्का, उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ, उसकी दादी और 2 अविवाहित बुआएं। यानी एक ऐसा घर जहां कोई पुरुष अभिभावक नहीं था, जहां हर फैसला, हर अनुशासन, हर भावनात्मक माहौल स्त्रियों की देख रेख में बनता था। अब यहीं से एक दिलचस्प विरोधाभास शुरू होता है। जो दार्शनिक आगे चलकर स्त्रियों के बारे में इतनी कठोर बातें लिखेगा, वह खुद एक ऐसे घर में पला बढ़ा जो पूरी तरह स्त्रियों का घर था। कई जीवनी लेखकों का मानना है कि इस माहौल ने नीत्शे के भीतर एक अजीब सी उलझन पैदा की। एक तरफ उसे इन स्त्रियों से गहरा लगाव था, दूसरी तरफ उसे यह भी महसूस होता था कि यह माहौल कुछ ज्यादा ही सुरक्षात्मक, कुछ ज्यादा ही नियंत्रित करने वाला है। उसकी मां चाहती थी कि वह पिता की तरह पादरी बने। उसकी बहन एलिजाबेथ बाद में उसके पूरे जीवन में एक ऐसी छाया बनकर रही जिसने न सिर्फ उसकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप किया, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके लेखन के साथ भी बहुत बड़ी छेड़छाड़ की। इस पर हम थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे। तो अगर हम नीत्शे को समझना चाहें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि उसका स्त्रियों के प्रति नजरिया किसी खालिस तटस्थ दार्शनिक विश्लेषण से पैदा नहीं हुआ था। वह एक ऐसे इंसान की आवाज थी जिसका पूरा भावनात्मक इतिहास स्त्रियों के साथ उलझा हुआ था। कभी प्रेम, कभी निर्भरता, कभी विद्रोह, कभी गहरी निराशा। अब बात करते हैं उसकी मां फ्रांसिस्का की। नीत्शे और उसकी मां का रिश्ता कभी सहज नहीं रहा। मां चाहती थी एक पारंपरिक, धार्मिक, आज्ञाकारी बेटा, और नीत्शे बनता गया एक ऐसा विद्रोही चिंतक जो हर परंपरा, हर स्थापित मूल्य पर सवाल उठाता था। जैसे जैसे नीत्शे बड़ा होता गया, मां और बेटे के बीच वैचारिक दूरी बढ़ती गई। नीत्शे ने अपनी मां के लिए कई बार बेहद कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया, यहां तक कि अपने निजी पत्रों में उसने ऐसे वाक्य भी लिखे जिनसे झलकता है कि वह अपनी मां से गहरी नाराजगी और घुटन महसूस करता था। कुछ विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि नीत्शे के मन में मां के प्रतीक के प्रति जो कड़वाहट थी, वह आगे चलकर उसके दर्शन में स्त्री के प्रतीक के प्रति एक व्यापक अविश्वास में बदल गई। अब आते हैं एलिजाबेथ की बात पर, यानी उसकी बहन पर। यह रिश्ता शायद नीत्शे के जीवन का सबसे उलझा हुआ रिश्ता था। बचपन में दोनों बेहद करीब थे, लगभग एक दूसरे पर निर्भर। लेकिन जैसे जैसे नीत्शे का चिंतन आगे बढ़ा, एलिजाबेथ की राजनीतिक और वैचारिक दिशा बिल्कुल उल्टी दिशा में चली गई। एलिजाबेथ ने एक कट्टर राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी विचारधारा वाले व्यक्ति बर्नहार्ड फॉर्स्टर से विवाह किया और उसके साथ पैराग्वे में एक आर्य कॉलोनी बसाने चली गई। नीत्शे को यह बिल्कुल नापसंद था। उसने अपने पत्रों में इस विवाह और इस विचारधारा दोनों की कड़ी आलोचना की। लेकिन विडंबना यह है कि जब नीत्शे मानसिक रूप से टूट गया, 1879 में उसका पूर्ण मानसिक पतन हो गया, तो उसकी देखभाल
और उसकी साहित्यिक विरासत की जिम्मेदारी एलिजाबेथ के हाथों में चली गई। और एलिजाबेथ ने अपने भाई के लेखन के साथ जो किया वह दार्शनिक इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। एलिजाबेथ ने नीत्शे के अप्रकाशित नोट्स को जोड़ तोड़कर एक किताब तैयार की जिसका नाम रखा विल टू पावर। उसने इसमें अपनी मर्जी से चीजें जोड़ी, हटाईं, क्रम बदला और इस तरह पेश किया मानो यह नीत्शे की एक सुव्यवस्थित अंतिम कृति हो, जबकि असल में यह बिखरे हुए नोट्स का एक संपादित संग्रह था। इतना ही नहीं, एलिजाबेथ ने आगे चलकर नाजी विचारधारा के साथ भी नजदीकियां बढ़ाईं और अपने भाई के दर्शन को उस विचारधारा के अनुकूल दिखाने की कोशिश की, जबकि नीत्शे खुद यहूदी विरोध और अंध राष्ट्रवाद का घोर विरोधी था। तो यह बड़ा अजीब संयोग है कि जिस दार्शनिक पर स्त्री विरोधी होने का ठप्पा लगा, उसकी सबसे बड़ी वैचारिक विकृति के पीछे भी एक स्त्री का ही हाथ था। लेकिन इस बार वह स्त्री खुद नीत्शे नहीं थी जो लिख रही थी, बल्कि एलिजाबेथ थी जो उसके नाम पर लिख रही थी। यह पूरा प्रकरण हमें याद दिलाता है कि नीत्शे को समझने के लिए हमें बहुत सावधानी से यह देखना होगा कि असल में नीत्शे ने क्या लिखा और उसके नाम पर बाद में क्या जोड़ा गया। अब बात करते हैं उस रिश्ते की जिसे बहुत से जीवनी लेखक नीत्शे के जीवन का सबसे गहरा भावनात्मक घाव मानते हैं, लू आंद्रेयास सालोमे के साथ उसका रिश्ता। 1832 में नीत्शे की मुलाकात लू सालोमे नाम की एक युवा, बेहद तेज दिमाग वाली, स्वतंत्र विचारों वाली रूसी मूल की महिला से हुई। लू सालोमे कोई साधारण महिला नहीं थी, वह खुद एक गहरी चिंतक थी। आगे चलकर मनोविश्लेषण की दुनिया में सिगमंड फ्रॉयड की करीबी सहयोगी बनी और साहित्य व दर्शन दोनों में उसने अपनी अलग पहचान बनाई। नीत्शे उससे मिलते ही गहराई से प्रभावित हो गया। उसने अपने मित्र पॉल री के जरिए लू से मुलाकात की थी और जल्द ही तीनों, नीत्शे, पॉल री और लू सालोमे, एक असामान्य बौद्धिक त्रिकोण में बंध गए। नीत्शे ने लू के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लू ने उसे ठुकरा दिया। उसने कहा कि वह पारंपरिक विवाह में विश्वास नहीं रखती, वह बौद्धिक साथ चाहती है, प्रेम बंधन नहीं। यह अस्वीकृति नीत्शे के लिए बेहद पीड़ादायक साबित हुई। इसके बाद जो कड़वाहट पैदा हुई, नीत्शे, पॉल री और लू सालोमे के त्रिकोण में जो भावनात्मक उठापटक हुई, उसमें नीत्शे की बहन एलिजाबेथ ने भी आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि वह शुरू से लू सालोमे को पसंद नहीं करती थी और उसने नीत्शे के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा यह हुआ कि नीत्शे और लू सालोमे का रिश्ता बेहद कड़वे तरीके से टूटा। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि नीत्शे की सबसे विवादित कृति 10 स्प्राख ज़राथुस्त्र, यानी इस तरह बोला ज़राथुस्त्र, ठीक इसी दौर के बाद, इसी टूटन के तुरंत बाद लिखी गई। और यही वह किताब है जिसमें वह कुख्यात पंक्ति आती है जिसका जिक्र किए बिना यह विषय अधूरा रह जाएगा। वह पंक्ति जिसमें एक बूढ़ी स्त्री ज़राथुस्त्र को सलाह देती है कि जब वह स्त्रियों के पास जाए तो वह अपने साथ चाबुक ले जाना न भूले। अब इस एक पंक्ति ने सदियों तक नीत्शे को सबसे बड़ा स्त्री द्वेषी दार्शनिक कहलाने का ठप्पा दिलाया। और यह समझ में आने वाली बात है, यह पंक्ति सुनने में बेहद हिंसक और अपमानजनक लगती है, लेकिन दार्शनिक हलकों में इस एक पंक्ति को लेकर बहुत गहरी बहस चलती रही है। कई विद्वान कहते हैं कि यह पंक्ति नीत्शे की अपनी राय नहीं है, बल्कि यह एक काल्पनिक चरित्र, एक बूढ़ी स्त्री के मुंह से कही गई बात है जो पूरे अध्याय के व्यंग्यात्मक ढांचे का हिस्सा है। ज़राथुस्त्र पूरी किताब में एक पैगंबर जैसा चरित्र है जो अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग विचार सुनता है, और नीत्शे की शैली हमेशा से ऐसी रही है कि वह अपने पात्रों के मुंह से परस्पर विरोधी बातें कहलवाता है ताकि पाठक खुद सोचने पर मजबूर हो। तो क्या यह वाक्य नीत्शे का अपना दार्शनिक सिद्धांत है, या यह एक नाटकीय, उकसाने वाला संवाद है जिसे किसी एक चरित्र के मुंह से बुलवाया गया है? यह बहस आज तक खत्म नहीं हुई। सवाल यह भी उठता है, आज 21वीं सदी में बैठकर हम नीत्शे को कैसे पढ़ें? क्या हमें उसे पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए क्योंकि उसके स्त्री संबंधी विचार आज के मूल्यों से मेल नहीं खाते? या क्या हमें उसे पूरी तरह माफ कर देना चाहिए क्योंकि वह तो अपने समय की उपज था? यहां शायद एक तीसरा रास्ता है जो ज्यादा ईमानदार लगता है। दर्शन के इतिहास में लगभग हर बड़ा विचारक,
चाहे वह अरस्तू हो, कांट हो, हेगल हो या रूसो हो, किसी न किसी रूप में अपने समय के पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं था। अरस्तू खुलेआम कहता था कि स्त्री एक अधूरा पुरुष है। कांट स्त्रियों की बौद्धिक क्षमता को पुरुषों से कमतर मानता था। रहती है। अब आइए एक और दिलचस्प पहलू देखें, नीत्शे और कॉसिमा वैगनर का रिश्ता। कॉसिमा, जो महान संगीतकार रिचर्ड वैगनर की पत्नी थी, नीत्शे की सबसे करीबी और सबसे गहरी बौद्धिक भावनात्मक दोस्तों में से एक थी। नीत्शे शुरुआती दौर में रिचर्ड वैगनर का बहुत बड़ा प्रशंसक था और वैगनर परिवार के घर पर उसका आना जाना लगा रहता था। कॉसिमा के साथ उसका रिश्ता बेहद आदरपूर्ण और भावनात्मक रूप से गहरा था। दिलचस्प बात यह है कि जब नीत्शे 1829 में मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया, तो उसने जो आखिरी पागलपन भरे पत्र लिखे, उनमें से कुछ पत्र उसने एरियाडने के नाम संबोधित किए, जो असल में कॉसिमा वैगनर के लिए उसका काव्यात्मक नाम था। यानी अपने जीवन के आखिरी सबसे टूटे हुए क्षणों में भी नीत्शे के मन में जो स्त्री छवि सबसे गहराई से बसी थी, वह किसी दुश्मन की नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की थी जिससे उसे गहरा स्नेह और सम्मान था। यह हमें याद दिलाता है कि नीत्शे का व्यक्तिगत जीवन और उसके दार्शनिक बयान हमेशा एक दूसरे से मेल नहीं खाते। एक इंसान के तौर पर वह कई स्त्रियों, अपनी मां, बहन लू सालोमे, कॉसिमा वैगनर, मालविदा फॉन मायसेनबुक जैसी बुद्धिजीवी महिलाओं के साथ गहरे, जटिल और कई बार बेहद आदरपूर्ण रिश्तों में रहा। लेकिन जब वह दार्शनिक के तौर पर स्त्री के बारे में सामान्यीकृत बयान देता था, तब वह इन निजी अनुभवों से हटकर एक व्यापक, पूर्वाग्रह भरी सामाजिक धारणा में फिसल जाता था। यह विरोधाभास दिखाता है कि पूर्वाग्रह कैसे काम करते हैं। यह जरूरी नहीं कि जो इंसान किसी समूह के व्यक्तिगत सदस्यों का आदर करता हो, वह उस पूरे समूह के बारे में निष्पक्ष राय भी रखता हो। यही पूर्वाग्रह की सबसे कपटी प्रकृति है। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर नीत्शे को पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, खासकर उन पाठकों के लिए जो उसके विल टू पावर, उबरमेंश और नैतिकता की आलोचना जैसे विचारों से प्रेरित होते हैं, लेकिन उसकी स्त्री विरोधी टिप्पणियों से असहज महसूस करते हैं। पहली बात यह समझनी जरूरी है कि किसी विचारक को पूरी तरह अपनाना या पूरी तरह खारिज करना शायद सबसे कमजोर तरीका है पढ़ने का। एक परिपक्व पाठक वह होता है जो किसी विचारक के तर्कों को उनकी अपनी योग्यता पर परखे। यह पूछे कि क्या यह तर्क तार्किक रूप से मजबूत है, क्या यह सबूतों से मेल खाता है, क्या इसका कोई व्यावहारिक असर आज भी प्रासंगिक है, और साथ ही यह भी स्वीकार करे कि उसी विचारक की कुछ बातें बेतुकी, पूर्वाग्रह भरी या हानिकारक हो सकती हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हम आज भी हेगल पढ़ते हैं, जबकि वह जातियों के बारे में बेहद संकीर्ण विचार रखता था। हम कांट पढ़ते हैं, जबकि उसके नस्लीय पूर्वाग्रह अच्छी तरह दस्तावेजी हैं। दर्शन पढ़ने का मतलब किसी दार्शनिक की पूजा करना नहीं, बल्कि उससे एक आलोचनात्मक संवाद बनाना है। दूसरी बात, हमें यह भी समझना होगा कि नीत्शे खुद अपने पाठकों से यही उम्मीद करता था। उसने कहीं नहीं कहा कि मुझे बिना सवाल किए मान लो, बल्कि उसकी पूरी शैली ही यह है कि वह पाठक को उकसाता है, चुनौती देता है, कई बार जानबूझकर विरोधाभासी बातें कहता है, ताकि पाठक खुद अपने दिमाग से सोचे, अपनी राय बनाए और यहां तक कि खुद नीत्शे के विचारों को भी चुनौती दे। तो अगर हम नीत्शे के स्त्री संबंधी विचारों को आलोचनात्मक निगाह से देखें, आलोचना करें, यहां तक कि उन्हें पूरी तरह खारिज कर दें, तो यह नीत्शे के प्रति कोई विश्वासघात नहीं, बल्कि शायद उसकी अपनी उस भावना के अनुकूल ही है जिसमें वह चाहता था कि लोग किसी भी स्थापित मत को, यहां तक कि उसके अपने मत को भी बिना सवाल किए न माने। अब आते हैं इस दार्शनिक यात्रा के आखिरी हिस्से पर। आखिर इस पूरी बहस से हमें क्या सीखने को मिलता है, सिर्फ नीत्शे के बारे में नहीं, बल्कि दर्शन पढ़ने के हमारे तरीके के बारे में और खुद अपने बारे में भी। पहली सीख यह है कि कोई भी विचारक, चाहे वह कितना भी क्रांतिकारी क्यों न लगे, अपने समय की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता। नीत्शे ने ईश्वर की मृत्यु की घोषणा की, नैतिकता की नींव हिला दी, सत्य की प्रकृति पर गहरे सवाल उठाए, लेकिन जब बात स्त्री पुरुष संबंधों की आई,
तो वह अपने समय के पूर्वाग्रहों से आगे नहीं बढ़ पाया। यह हमें विनम्र बनाता है, यह याद दिलाता है कि हम भी अपने समय के कुछ ऐसे पूर्वाग्रहों में जी रहे होंगे जो आने वाली पीढ़ियों को स्पष्ट रूप से गलत लगेंगे, भले ही आज हमें वे स्वाभाविक लगते हों। दूसरी सीख यह है कि किसी विचारक की विरासत हमेशा एक तरह से लड़ी जाने वाली लड़ाई होती है। नीत्शे की अपनी बहन ने उसकी विरासत को नाजी विचारधारा के करीब मोड़ने की कोशिश की। आर्थर शोपेनहावर, जिसकी किताबों ने युवा नीत्शे को गहराई से प्रभावित किया, खुद भी स्त्रियों के प्रति बेहद कठोर विचार रखता था। शोपेनहावर ने एक पूरा निबंध ही स्त्रियों के खिलाफ लिखा था, जिसमें उसने दावा किया कि स्त्रियां स्वभाव से ही छोटी सोच वाली, न्याय की भावना से वंचित और केवल तात्कालिक जरूरतों में उलझी रहने वाली होती हैं। शोपेनहावर का अपना निजी जीवन भी स्त्रियों के साथ बेहद कड़वे अनुभवों से भरा था। अपनी मां के साथ उसका रिश्ता जीवन भर तनावपूर्ण रहा और यह तनाव उसके दर्शन में साफ झलकता है। युवा नीत्शे, जो बासेल विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए शोपेनहावर का दीवाना था, इस वैचारिक विरासत को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा। बाद में नीत्शे ने शोपेनहावर के निराशावाद, उसकी इच्छा को नकारने की दार्शनिक सलाह से खुद को अलग कर लिया। नीत्शे का पूरा दर्शन तो जीवन को गले लगाने पर टिका है, इच्छा को नकारने पर नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि स्त्रियों के प्रति जो एक खास तरह की संदेह भरी, आलोचनात्मक निगाह शोपेनहावर के यहां मिलती है, वह नीत्शे के भीतर किसी न किसी रूप में बनी रही, भले ही बाकी हर मामले में उसने अपने गुरु से बगावत कर दी हो। अब 20वीं सदी में आते हैं और देखते हैं कि नीत्शे को नारीवादी चिंतकों ने कैसे पढ़ा। सिमोन दे बोवार, जिसने आधुनिक नारीवादी दर्शन की बुनियाद रखने वाली किताब दी सेकंड सेक्स लिखी, उसने भी नीत्शे पर टिप्पणी की। दिलचस्प बात यह है कि बोवार का नजरिया नीत्शे के प्रति पूरी तरह नकारात्मक नहीं था। उसने माना कि नीत्शे के कुछ विचार, खासकर व्यक्ति की आत्मनिर्माण की क्षमता पर उसका जोर, स्त्री मुक्ति के लिए भी प्रेरणादायक हो सकते हैं, क्योंकि बोवार का अपना प्रसिद्ध कथन ही यह था कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, और यह विचार की पहचान कोई तयशुदा चीज नहीं बल्कि निरंतर घड़ी जाने वाली चीज है। नीत्शे के आत्मनिर्माण के सिद्धांत से गहरा साम्य रखता है, लेकिन साथ ही बोवार ने यह भी साफ तौर पर रेखांकित किया कि नीत्शे खुद इस सिद्धांत को स्त्रियों पर लागू करने में बुरी तरह असफल रहा, कि उसने स्त्री को हमेशा एक दूसरे के तौर पर एक सहायक भूमिका में ही देखा, कभी खुद अपनी शक्ति इच्छा की मालिक स्वतंत्र सत्ता के तौर पर नहीं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ और नारीवादी विचारकों ने, जैसे केली ओलिवर और मरियान कॉक्स जैसी दार्शनिकों ने, नीत्शे के लेखन को बेहद बारीकी से खंगाला। इनका कहना है कि नीत्शे के यहाँ स्त्री शब्द के कई अलग अलग स्तर हैं। कभी वह असली ऐतिहासिक स्त्रियों की बात करता है और वहां उसका पूर्वाग्रह साफ झलकता है। कभी वह स्त्रीत्व को एक दार्शनिक रूपक की तरह इस्तेमाल करता है, जहां चीजें कहीं ज्यादा जटिल हो जाती हैं। इन विद्वानों का सुझाव है कि नीत्शे को पूरी तरह नारी द्वेषी या पूरी तरह निर्दोष कहकर खारिज करना, दोनों ही सरलीकरण हैं। असली काम है उसके टेक्स्ट की परत दर परत जांच करना, यह देखना कि किस जगह वह अपने समय के पूर्वाग्रह को दोहरा रहा है और किस जगह वह असल में उस पूर्वाग्रह पर ही चोट कर रहा है, भले ही परोक्ष रूप से। अब एक पल के लिए भारतीय संदर्भ में आते हैं, क्योंकि जब हम भारत में बैठकर पश्चिमी दर्शन पढ़ते हैं तो एक स्वाभाविक तुलना दिमाग में आती है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में भी हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां गहरी आध्यात्मिक और नैतिक अंतर्दृष्टि के साथ साथ स्त्रियों के प्रति संकीर्ण पितृसत्तात्मक धारणाएं भी साथ साथ चलती रही हैं। कई प्राचीन ग्रंथों पर आज भी यही बहस होती है, क्या हम उनके कुछ नैतिक और सामाजिक सिद्धांतों की चर्चा कर सकते हैं जबकि उनके स्त्री संबंधी अंशों की खुलकर आलोचना भी करें? यही सवाल नीत्शे के मामले में भी उठता है, और शायद यह इसीलिए है क्योंकि यह कोई पश्चिमी समस्या नहीं बल्कि एक मानवीय समस्या है। हर संस्कृति, हर परंपरा में महान चिंतन और गहरे पूर्वाग्रह अक्सर एक ही व्यक्ति के भीतर साथ साथ बसे रहे हैं। इतिहास हमें यह सिखाता है कि बौद्धिक महानता
किसी को स्वतः ही नैतिक रूप से पूर्ण नहीं बना देती। अब एक बार फिर नीत्शे के टेक्स्ट पर लौटते हैं और उसकी लेखन शैली की एक खासियत पर ध्यान देते हैं जो इस पूरी बहस को समझने में मदद करती है। नीत्शे कभी भी व्यवस्थित निबंधों में नहीं लिखता था जैसा कांट या हेगल लिखते थे। वह अफोरिज्म यानी सूक्ति शैली में लिखता था, छोटे, धारदार, कई बार जानबूझकर अधूरे विचार जो एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे का खंडन भी करते हैं। यह शैली पाठक को आराम से बैठकर एक निष्कर्ष पाने नहीं देती, बल्कि लगातार उलझन में डाले रखती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यही शैली नीत्शे की पूरी परियोजना का हिस्सा है। एक आखिरी दिलचस्प पहलू यह भी है कि नीत्शे के जीवन के आखिरी, पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुके 10 साल 1849 से 1900 में उसकी मृत्यु तक, इस पूरे दौर में उसकी देखभाल पूरी तरह स्त्रियों ने ही की। पहले उसकी मां फ्रांसिस्का ने, जब तक वह जीवित रहीं, अपने बेटे की तन मन से सेवा की, उसे नहलाया, खिलाया, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। वही मां जिसके साथ नीत्शे का रिश्ता जवानी में इतना तनावपूर्ण रहा था। मां की मृत्यु के बाद यह जिम्मेदारी एलिजाबेथ ने संभाली। वही बहन जिसने साथ ही उसकी विरासत को नाजी विचारधारा के करीब मोड़ने का काम भी किया, यानी नीत्शे, जिसने अपने स्वस्थ जीवन में स्त्री के बारे में इतनी कठोर बातें लिखीं, अपने सबसे असहाय, सबसे टूटे हुए वर्षों में पूरी तरह स्त्रियों की करुणा और सेवा पर निर्भर था। ये विडंबना शायद इस पूरी कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह दार्शनिक यात्रा पसंद आई हो तो अपनी राय जरूर बताइए। क्या आप मानते हैं कि किसी विचारक की एक बड़ी खामी उसके बाकी योगदान को धूमिल कर देती है, या हमें दोनों को अलग अलग तराजू में तौलना चाहिए? कमेंट में लिखिए और बुक रीडर चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसी ही उलझी हुई, गहरी और जरूरी दार्शनिक बहसों को आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली किताब, अगले विचार और अगली यात्रा में। नमस्कार।